बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के अपोजिशन जमातों को बहुत बड़े बड़े सरप्राइज, बात जोड़ तोड़ से आगे निकल गई है और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि तमाम तर मामला तय हो गए। क्या यही वो कार्ड्स थे जिनकी बात इमरान खान साहब करते रहे 27 मार्च के जलसे से पहले, 27 मार्च के जलसे तक, और फिर अपनी तकरीर में भी इसके हवाले से बात करते रहे? क्या अभी मजीद कोई सरप्राइज देना बाकी है? इसके ऊपर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ ऑपोजिशन भी अभी तक कोशा है कि इत्तेहादियों को किसी ना किसी तरह मजीद अपने साथ मिला सके, मगर अब किसके हाथ में क्या आएगा उसके लिए ऑपोजिशन की अगली चाल का इंतजार सबको रहेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसा लगता है अपने तमाम कार्ड्स शो कर दिए। ऑपोजिशन अब क्या करेगी, मामला किस तरफ जा सकते हैं पाकिस्तान की सियासत के, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक उस्मान डार साहब, उन्हें हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब प्रोग्राम मुकाबिल में हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए, पूरी कौम को इंतजार था कि इमरान खान साहब कौन से बड़े सरप्राइज देंगे? यही वो सरप्राइज हैं जो यके बाद दीगरे आज पूरे दिन में हमें मौसूल होते रहे? तो ये सरवत जो सरप्राइज आज दिया है, इस तरह के कई सरप्राइजेस जो हैं आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला। ये 5-6 दिन आपके सामने मंडे तक ये मामला चलने हैं और आप देख ही रहे हैं रोज़ सिचुएशन चेंज हो रही है। और ख़ास तौर पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, अपोजिशन के रहनुमा उनके साथ बाप के 4 MNAs जाने के बावजूद जिस तरह एक सियासी यतीमों का मैं कहूँगा टोला लग रहा था, कोई खुशी नहीं थी चेहरे पे, लटके हुए चेहरे थे। अगर ये वाकई समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत गिराने जा रहे हैं तो इनके अंदर वो एतमाद, वो खुद एतमादी इनके चेहरों पे नजर आनी चाहिए। टॉक करना, बात करना, मुस्लिम लीग क्यू के हवाले से, PMLN क्यू के हवाले से किस तरह पेशीनगोइयाँ की जा रही थी जी हमारे साथ हैं, और सारा एक दावे किए जा रहे थे। और आज आपने देखा चौधरी परवेज़ लाई साहब, मुस्लिम लीग काफ और अभी हमारी जो टीम है हुकूमती वो MQM के साथ मिल रही है। और मेरा ख्याल हो सकता है आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाए। तो मकसद ये है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और जो ये दावे कर रहे थे कि जी इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और कुछ MNAs भी इनके हमारे साथ हैं, 172 अरकान तो इन्होंने पूरे करने हैं। तरीके अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी अभी अपोजिशन के हाथ में है। और दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं कि फैसला कुन वोट अब MQM के हाथ में है। MQM हुकूमत के साथ जाने का फैसला करती है, जो कि इंशाल्लाह ताला करेगी। तो उसके बाद मैं समझता हूँ गेम इज़ ओवर। ठीक है, MQM की जो आप बात कर रहे हो उस्मान डार साहब, मैं उसके ऊपर आती हूँ, मगर जो एक आम सवाल बड़ा उठ रहा है इस वक्त के इत्तेहादियों के तकरीबन मुतालबात इमरान खान साहब की तरफ से मान लिए गए हैं। पहले काफलिक का मामला हमने देखा, काफलिक भी जहाँ तक उसका मामला था उनको कुछ दे दिला के मुतालबात उनके मान के मामला ख़त्म हो गया। MQM के साथ भी बातचीत जिस तरह से आपने बताया, सब जानते हैं कि कुछ देर में कोई ब्रेकिंग चल सकती है, या तो हुकूमत को सरप्राइज़ मिल सकता है या अपोजिशन को सरप्राइज़ कुछ मिल सकता है। मगर मेरा सवाल यह है कि अगर इत्तेहादियों के तमाम तर मुतालबात मानकर ही हुकूमत ने आगे बढ़ना है तो हुकूमत तो फिर कमजोर हो गई ना। हुकूमत कहां पर खड़ी है फिर आपके सामने? देखें, हमारी हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पहले दिन से वफाक में और पंजाब में हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी। हम तो पहले दिन से ही इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। और माजी में भी अगर आप नज़र डालें, 90 की दहाई में चले जाएं, पिछली हुकूमतों में भी मिलकर इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाई भी गई है, चलाई भी गई है। और चौधरी परवेज़ लाई साहब हमारे इत्तेहादी हैं, पहले वो स्पीकर पंजाब असम्बली थे, अब वो बतौर चीफ मिनिस्टर काम करेंगे। और मैं समझता हूँ इन 3-3.5 साल में अच्छा हमारा एक आपस में इनके साथ एक जो सिलसिला रहा है। उस्मान बुज़ार साहब के हवाले से पार्टी से भी आवाज़ें उठ रही थी, बहुत देर पहले से भी आपके सामने सारी सिचुएशन थी। और हमारे जो कुछ पार्टी अरकान नाराज़ थे, नाला थे, जैसे जहांगीर तरीन ग्रुप की बात की जाती है। और आपने देखा कि आज मैं देख रहा था मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा था कि जहांगीर तरीन ग्रुप के भी जो MPAs हैं वो जो परवेज़ लाई साहब को कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का जो मनहरफ मैं कहूँगा अरकान थे, वो भी उनके जो बागी अरकान हैं 15-20 के करीब, वो भी चौधरी परवेज़ लाई साहब के हक़ में है। तो पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ लाई साहब का आना या उनका फ़ैसला होना, इसलिए मैं समझता हूँ बेहतर है कि बहुत बड़ी तादाद में उनके नाम पर लोग मुत्तफ़िक़ हैं। और जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मैं कहूँगा हमें नज़र आ रही थी पंजाब में, वो इंशाल्लाह ताला अब नहीं होगी। और वफाक के हवाले से अगले 4-5 रोज़ में आप देखेंगी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सही है, ठीक है। जहांगीर तरीन साहब के और उनके ग्रुप के हवाले से जो उस्मान डार साहब आप बात कर रहे हैं,
उसमें अभी भी शाइबा मौजूद है अपनी जगह पर। परवेज़ इलाही साहब के साथ उनके अच्छे टर्म ज़रूर हो सकते हैं, मगर जो एक नाम तरीन ग्रुप की तरफ से आ रहा है वो सईद अकबर नवानी साहब के हवाले से आ रहा है, जो लीड करते आ रहे हैं इस ग्रुप को। तो उनका पहले दिन से ही मुतालबा था कि उस्मान बुज़दार साहब पे तो हम इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर आखिरी फैसला जहांगीर तरीन साहब का होगा। तो अगर वो परवेज़ इलाही साहब की हिमायत नहीं करते तो हुकूमत के पास फिर क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, बज़ाहिर मैं जो देख रहा हूँ और जो मुख्तलिफ ज़राए से हमें रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं, जहांगीर तरीन साहब हों या उनका ग्रुप हो, वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में ही होगा। और जैसे मैंने आपको कहा है कि मुस्लिम लीग नून के भी बहुत नाराज़ अरकान चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में वोट करेंगे। तो पंजाब में ऐसा जो सिचुएशन एक बनाई गई या सामने आई गुज़श्ता आप कह सकती हैं 3 हफ्तों में, तो वो मुस्लिम लीग काफ को लेके थी। और आज वो तमाम मामला तय पा गए हैं और अब तो उनका सारी स्टेटमेंट्स मीडिया पे आ चुकी हैं मुस्लिम लीग क्यू की तरफ से। अब हमें MQM के साथ अपने जो भी उनकी शिकवे हैं वो दूर करके उनको भी साथ लेके आना है और फिर एक फैसला कुन जो मैं समझता हूँ जंग है वफाक में, जो कि बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे हैं बिलावल जरदारी साहब, आसफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये सब पूरी की पूरी अपोजिशन। मैं अभी एक निजी चैनल पे था, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात की अमीनुल हक साहब ने। उन्होंने यही कहा कि अपोजिशन की तरफ देखते हैं तो डर लगता है कि वहाँ जो 10-11 जमातों का एक अचार है, जो पूरा एक मुरब्बा बना हुआ है, वहाँ वो किस तरह हुकूमत चलाएंगे, किस तरह फैसले किए जाएंगे। सदर कोई होगा, प्राइम मिनिस्टर कोई होगा, स्पीकर कोई होगा, फिर वो जो निचले मामलात हैं फैसले ही नहीं हो सकेंगे। तो इतनी बड़ी जो तादाद में पार्टीज़ हैं अपोजिशन में, तो ये वाली मामलात भी लोग देख रहे हैं। और जो ख़ास तौर पे हमारे MNAs हैं जो पिछले दिनों आपने देखा नाराज़ थे, उनमें से भी काफ़ी लोग राब्ते में आ चुके हैं। जी। और आप देखेंगे कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद ये बाकायदा तौर पे काउंटडाउन होगा या वोटिंग होगी, तो 172 अरकान ये पूरे नहीं कर सकेंगे। आज की तारीख में भी फ्राइडे को अगर आप देखें तो 159 अरकान थे, 159। आज 161 थे। 4 मैं बाप के भी डाल लूँ तो 165 हैं। मज़ीद इनको 7 अरकान की ज़रूरत है। तो माजी में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1 वोट के ऊपर भी नेशनल असम्बली में हुकूमत रही है। तो ये एक तासुर देना या जिस तरह ये बड़के लगा रहे हैं अपोजिशन वाले कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान घर जा रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बिस्तर गोल कर दिया हमें, ये बहुत जल्द कौम भी देखेगी। और ख़ास तौर पे जो बड़ा सरप्राइज़ मैं कह रहा हूँ ये अपोजिशन को मज़ीद मिलने वाला है। तो ये तैयारी पकड़ें और अगर अपोजिशन वाले मुझे सुन रहे हैं, तगड़े हो जाएं, तगड़े हो के अब पूरा जो एक फ़ैसला कुन मैं समझता हूँ, बिल्कुल लास्ट ओवर चल रहे हैं इस मैच के जो अपोजिशन ने डाला था हुकूमत के साथ, और आप लोग देखेंगे कि आखिर में शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर होगी। सही है, ठीक है। परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला ऑफ़र की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। उसके बाद उन्हें एक टास्क भी दिया गया उस्मान डार साहब कि आप जो नाराज़ इत्तेहादी हैं, नाराज़ लोग हैं, उनको साथ मिलाइए, उनको मनाइए। एक टास्क है वो, ऐसे में ही अपना ये टास्क कैसे पूरा करेंगे जबकि एक वज़ारत एक्सेप्ट करने के बाद उनकी अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए हैं? देखें, वो भी मामला तय पाए जाएंगे। अगर आपकी बात आप अगर बात करना चाह रही हैं तारिक बशीर चीमा साहब के साथ, मैं उन्हें भी जानता हूँ। आप देखेंगे अगले 1-2 रोज़ में उनकी भी नाराज़गी दूर कर दी जाएगी। और PM ने उनको इसलिए टास्क दिया है कि हमारे अक्सर अरकान जो हैं वो पंजाब से हैं और उनको गिले शिकवे थे अपने हलकों के, डेवलपमेंट्स के मामलात के, प्रोजेक्ट्स के। चूँकि ये वोट लेके आए हैं, हज़ारों लाखों वोट लेकर आप जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, हल्के के लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं मैंने इसके साथ। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनसे बात करके जो भी उनके मज़ीद शिकवे गिले हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। और बज़ाहिर अगर आप मुझसे मेरी राय ज़ाती लेना चाहती हैं तो मैं जो देख रहा हूँ कि वफाक और पंजाब इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हमारी हुकूमत जो हमारा मिशन है, जो हमारे फ्लाई प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भरपूर काम करेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान की अपोजिशन, जैसे मैंने आपको कहा, एक सियासी यतीमों का टोला पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। और मुझे रहम और तरस आ रहा है, मैं आपको सही कहूँ, इनके जो सपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पे वर्कर्स हैं, जो इन्होंने एक ड्रामा लगा रखा मुल्क में, और जिस तरह ये आए हैं और जिस तरह की ये टॉल क्लेम्स कर रहे थे जी कि हम हुकूमत गिरा देंगे, घर भेज देंगे। तो अब आप देखती जाएंगी अगले 24 घंटे में मज़ीद चीज़ें हुकूमत की बेहतरी की तरफ आएंगी, हुकूमत के हक़ में आएंगी। और एक जो परसेप्शन था कि शायद वाकई हुकूमत एक कमज़ोर विकेट पे खड़ी है, अगले 24 घंटे में आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे
कि मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुकूमत के हक़ में होंगी। सही है, लेकिन उस्मान डार साहब ऑपोजिशन ये दावा अभी भी कर रही है, वो क्लेम कर रही है कि जब तक हतमी वोटिंग का दिन नहीं आ जाता, वोट कास्ट नहीं हो जाता, उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता कि वो मैच हार गए हैं या हुकूमत ये मैच जीत गई है। बावजूद इसके कि ऑपोजिशन का नंबर बढ़ गया है, बैप के कुछ लोगों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, उसके बावजूद भी आपको ऑपोजिशन की जमातों के ऊपर तरस आ रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स गिव एंड टेक का नाम है। आज आप जैसे कह रही हैं इत्तेहादियों के गिले शिकवे थे वो हम दूर कर रहे हैं। आज की तारीख में भी 161 अरकान आए पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ, कोई भी इत्तेहादी वहाँ नहीं गया। इवन जो हमारे MNAs थे जो ये क्लेम कर रहे थे इनके साथ हैं, जो भी हमारे अरकान थे वो नहीं आए, आज उनमें से भी कोई वहाँ नज़र नहीं आया। तो अभी हम देखेंगे थर्सडे को, जुमेरात को दोबारा इजलास जो बुलाया गया है उसमें क्या सिचुएशन बनती है। जो मैं देख रहा हूँ या जो मुझे जहाँ तक इल्म है, तरीके अदम एतमाद नाकाम होने जा रही है, बुरी तरह नाकाम होने जा रही है, और मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की अपोजिशन को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सही है। बलूचिस्तान के हवाले से चूंकि हम बात कर रहे हैं उस्मान डार साहब, बलूचिस्तान में आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चंद लोगों ने, बैप के चंद लोगों ने साथ देने का फैसला किया ऑपोजिशन का, और जो उनका एक ही शिकवा था वो मेंगल साहब पहले दिन से आज तक 3.5 साल तक वो वही शिकवा दोहराते आए हैं कि बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर हमसे बात नहीं की जाती, उनके मसाइल को हल नहीं किया जाता, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाता। आज जब खालिद मकसी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने भी यही कहा कि 3.5 साल तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया। आप लोगों ने कराची के हवाले से पार्टीज के ऊपर पूरा जोर रखा, पंजाब के हवाले से बात करते रहे, आप KPK के अंदर जाके मामलात को तय करते रहे। क्या वाकई हुकूमत ने किसी भी सतह पर बलूचिस्तान के मसाइल दूर करने के लिए इन लोगों से बात नहीं की? देखें, चाहे मकसी साहब हों और चाहे मेंगल साहब हों, मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर आप बलूचिस्तान की बात कर रही हैं, बलूचिस्तान के अवाम की बात कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि रेकॉर्डिक में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कलीदी किरदार अदा किया और तकरीबन 10 अरब डॉलर की जो पेनल्टी थी पहले मुल्क पाकिस्तान की, उसे वेव करवाया। उसके बाद उसी प्रोजेक्ट के लिए, रेकॉर्डिक के लिए, बलूचिस्तान के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट लेके आई है हमारी हुकूमत। उसका बराह रास्त फ़ायदा बलोचों को होगा, बलूचिस्तान को होगा। मैं समझता हूँ इससे बड़ा तोहफा वज़ीर आज़म इमरान खान बलोचों को, बलूचिस्तान को, और वो जो वहाँ की एक महरूमियाँ रही हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के नौजवानों को, जिस तरह रोज़गार की बंदिश का सामना था, इस प्रोजेक्ट से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने से बलूचिस्तान इंशाल्लाह ताला उठेगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान तब तक नहीं तरक्की कर सकता जब तक बलूचिस्तान नहीं उठेगा। तो जहाँ तक हुकूमत की बात है, हमारी बात है, हम लोग बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान की आवाम के लिए, बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए जिस हद तक मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनकी आज, और वैसे भी सरवत मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स हैं वो अगर आप माजी में भी देखें तो वो मुख्तलिफ हैं। तकरीबन हर पॉलिटिकल दौर में जो भी हुकूमत आई है, टेन्योर उसने वहाँ पूरा नहीं किया, हुकूमतें चेंज हुई और वहाँ भी के जो लोकल मामला थे, लोकल पॉलिटिक्स थी, उसको भी देखा गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो भी अभी आपने आज देखा है बाप पार्टी को लेके, मैं ज़ुबैदा जलाल साहब को हिराए तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल से कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो हुकूमत का साथ देंगी। एक पाकिस्तान की बहादुर बेटी होने का उन्होंने सबूत दिया इन हालात में जहां हर तरफ ख़रीदो फरोख्त का, मैं समझता हूँ बाज़ार गर्म है, वहाँ उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ और हुकूमत के साथ खड़ी रहूँगी। मैं अपनी हुकूमत की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से ज़ुबैदा जलाल साहिबा का ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप देखेंगे मज़ीद अरकान अभी 4-5 रोज़ हैं। मैंने आपको कहा है कि अगले 24 घंटों में आप मज़ीद डेवलपमेंट देखेंगी, फिर अगले 48-72 घंटों में सब क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी पाकिस्तानियों इसी हफ्ते में इंशाल्लाह ताला होगा। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ पाकिस्तान की अपोजिशन की जो हालत इस वक्त काबिल रहम नज़र आ रही है, और अगर आप पाकिस्तानियों को आज शहबाज शरीफ साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, आसफ अली जरदारी साहब का, इनके चेहरे दिखाएं। क्या ये ऐसे चेहरे हैं जो 4 MNAs बैठाकर और उनको सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं, और वो क्यों गिरे थे या क्यों उनके चेहरे लटके हुए थे?
अगरचे उन्हें बाप की सपोर्ट हासिल तो हो गई है जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके शायद दिलों में कहीं ना कहीं ये खौफ है कि कहीं बाप की सपोर्ट जो वो समझ रहे हैं कि हमें हासिल है, वो कहीं उनको मिलती नज़र नहीं आ रही या वो कहीं नज़र नहीं आ रही, इसलिए शायद जिस पे वो उम्मीद लगाए बैठे थे। तो इसलिए ये सारा टोपी ड्रामा आप देखेंगे अगले चंद रोज़ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पाकिस्तानियों आपको अगले 48 से 72 घंटों में बिल्कुल साफ और शफाफ नजर आएगा। लेकिन मुझे खुशी है दिली तौर पे, जो ये सारे प्रोसेस में ये सारे चेहरे, ये पाकिस्तान की सियासत के बदलते रंग इन अजीम पाकिस्तानियों ने देखे हैं, ये फैसला करेंगे आने वाले इलेक्शन में। और मुझे उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला मेरा ये ईमान है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा अवामी मैंडेट लेके, पहले से ज्यादा नेशनल और पंजाब असेंबली की सीटें लेके आएंगे। 2/3 अक्सरियत पाकिस्तानी कौम देगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के लिए स्टैंड लिया है। जो खत उन्होंने कल दिखाया वो खत ठीक एक दिन पहले तरीके एतमाद के पाकिस्तानियों भेजा गया, लेकिन उस्मान डार साहब जिस खत की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर तो नून लीग बड़ी शदीद तनकीद कर रही है। वो कहती है इमरान खान साहब ने 10 घंटे तक तकरीर करके वो एक खत की बात करते रहे हैं, तो वो खत लेकर आ जाए ना पार्लियामेंट में, सामने रखें और हमें बताएं कि कहां से किसकी इमदाद हुई, किसकी साजिश है, किसने क्या कहा, वो खत सामने लेकर आए। ये नाम भी आएंगे। अच्छा, दौरे हाजिर के पाकिस्तानियों मीर जाफर और मीर सादक जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनके चेहरे और उनके नाम भी सामने आएंगे। आप तसल्ली रखें, यही चैनल, आपका ही चैनल, पाकिस्तान का मीडिया ये चेहरे भी दिखाएगा, लेटर भी दिखाएगा, नाम भी दिखाएगा। थोड़ा सा इंतजार करें। और अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जैसे कहा उनका मनसब, और खास तौर पे वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरे मुल्क को, पाकिस्तान को किसी भी उनकी इस बात पे नुकसान पहुंचे। अच्छा उस्मान इसी बात पे बताइएगा, तहरीके अदम एतमाद का कोई भी फैसला आए, कुरैशी साहब ने, ठीक है, तहरीके अदम एतमाद के ऊपर कोई भी फैसला आए, मुझे ये बताएगा कि खत उसके बाद मंजर आम पर आएगा या उससे पहले खान साहब मंजर आम पर लेकर आ जाएंगे? देखें, ये तो ठीक वक्त पे हम सामने लेके आएंगे। तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो कामयाब हो, दोनों सूरतों में जीत इमरान खान की होगी। आपने देख ही लिया, कल अवाम का समंदर था। मैंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गुज़श्ता 12 सालों में, अगर मैं बात करूं 2011 30 अक्टूबर के जलसे की, उसको भी अगर आप सामने रखें और उसके बाद जितने भी हमने बड़े जलसे किए सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। उतने लोग जो हमारे जलसे की ग्राउंड में मौजूद थे उससे तो बहुत ज्यादा बाहर सड़कों पे थे जो अंदर नहीं आ सके हैं। तो जो लोग जिनको गलत फहमी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अवाम का एतमाद खो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी मकबूलियत खो चुकी है, ये जवाब दिया अजीम पाकिस्तानियों ने, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स ने और पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों ने। इनको मैं सलाम पेश करता हूँ आपके प्रोग्राम से। वो आए जोक दर जोक आए और पैगाम दे के गए कि वो आज भी मुश्किल की घड़ी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हैं। सही है, बिल्कुल। ये जलसे के हवाले से मेरा आखिरी सवाल है, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अवाम के पास चला जाऊंगा मगर किसी के हाथों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये सब बात जानते हैं। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब अवाम में तो गए मगर इत्तेहादी जो ब्लैकमेल कर रहे थे, जिनको मुतालबात मनवाने थे, जिनको अपने लिए ओहदे चाहिए थे, इमरान खान साहब उनके पास गए। ये क्या हुआ, क्यों हुआ ये? देखिए, ये तो आपका तज्जिया है कि वो ब्लैकमेल कर रहे थे। परवेज लाई साहब तो हमारे साथ पहले भी पंजाब में स्पीकर थे। फिर मैंने आपको कहा कि हमें एक ऐसे किरदार की या ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जिस पे जो नाराज़ अरकान हैं या मुस्लिम लीग नून के जो नाराज़ अरकान हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है, जो फिर हमारी तरफ से जो लोग नाराज़ थे, खुद PMLN-Q की जो मैं बात करना चाहूँगा, वो बहुत बड़ी तादाद में चौधरी परवेज लाई के हक में थे। तो इसलिए ये फैसला मैं समझता हूँ दुरुस्त किया गया जो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है। तो इसलिए हमने कोई नई बात तो की नहीं है। अगर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ पंजाब में मिलकर हमारे साथ हुकूमत करने जा रहे हैं, पंजाब को चलाने जा रहे हैं, तो इसमें हर्ज ही क्या है। चलिए, ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच उस्मान डार साहब, हमारे साथ मौजूद अपना कीमती वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच, प्रोग्राम मुकाबिल के लिए आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि काफ लीग को आप लोग अपने साथ में लाना चाह रहे थे, बहुत अरसे से जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकातें चल रही थी, मगर परवेज इलाही साहब ने तो आज हुकूमत से हाथ मिला लिया। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए उनका हक है। हम तो ये सारे काफ लीग भी, हिंदुस्तान अवामी पार्टी भी, एमकेएम भी, ये सारे मिला के गवर्नमेंट तब बनती थी, ये सारे पीटीआई के इत्तेहादी जी। आज अगर काफ लीग उधर गई है तो ये गवर्नमेंट का अपना इत्तेहादी उनके साथ खड़ा हुआ है। ये पहले उस पर खुद ही एतराज उठा रहे थे, खुद ही बहुत तनकीदें कर रहे थे, खुद ही कह रहे थे कि 3.5 साल से हमारे साथ जाती हो रही है। अब अचानक पता नहीं उनको हुकूमत की सारी गलतियां भी दूर हो गई, अवाम की फलाह के काम भी हो गए, तो चले खैर। लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आज हमारे साथ ज्वाइन कर दिया जी। कल गुप्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया था। हमारे पास 14 मेंबर्स पहले थे, 6 ये आज है, तारिक बशीर चीमा साहब, गुप्ती साहब और 4 मेंबर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। जी। तो हमारे पास तो 30 मेंबर्स हैं जो हमारे अपने मेंबर्स के अलावा हैं। और आज वजीर आजम कत्ताब के खिलाफ जो करारदाद पेश हुई उसपे 161 वोटों की ताईद हासिल थी जी। उसमें सिर्फ 10 वोट और डाले तो वो ये 171 हो जाता है। हमने सिर्फ 172 बताने हैं, तो हमारे पास सेफली 20 के करीब वोट मौजूद है, 20 से ज्यादा वोट मौजूद है। सही है, ठीक है। लेकिन कायरा साहब अभी जो परवेज इलाही साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने फैसला लिया है, या उन्होंने जो फैसला अपने लिए कबूल किया है, उसमें तो परवेज इलाही साहब का कहा जाता है कि बड़ा असर रसूख है सियासत के हवाले से। नून लीग के कुछ लोग हैं जो कि उनके साथ इस वक्त राब्ते में हैं, बहुत सारे नाराज लोगों को वो अपने साथ मिला लेंगे। जो 10 नंबर की गेम है, 10 से 11 नंबर की गेम है, उसको आप लोग फिर किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए ना, इस वक्त मैं तो आपके साथ वो बात बता सकता हूँ जो आज मौजूद है जी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि वो लोग नहीं टूटेंगे, इसलिए कि उनके बारे में जो कुछ मुस्लिम पीटीआई ने कहा है, जितनी उनको गालियां दी हैं, जितने उनके बारे में बात तहजीबियां की गई हैं, उसके बाद उनकी वापसी के रास्ते नहीं होंगे। लेकिन ये जो आप अजम्पशन पे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो अगर तो जब होगा तो देखेंगे, अभी तो आज की बात की जा सकती है। लेकिन कोई प्लान बी तो सर तैयार किया होता है? वो तो सवाल की बात है, तो प्लान बी आपसे शेयर थोड़ा ही होगा। चलिए कुछ तो बता दीजिए कि आप लोग फिर क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो उसका इलाज सोचेंगे इंशाल्लाह और आपको नजर आएगा। अगर हमने पहले ये सारा इलाज निकाल लिया तो प्लान बी में भी इलाज मौजूद होगा। यानी कि आपके चाल अभी चलना बाकी है। मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं सर, क्योंकि एमक्यूएम अभी मुकम्मल तौर पे ना तो हुकूमत के साथ खड़ी है, ना अपोजिशन के साथ खड़ी है, ना आप लोगों के साथ खड़ी है। तो बताइए फिर एमक्यूएम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उनकी मुलाकात भी होनी थी, क्या मामला तय हो जाएंगे उनके साथ? देखिए एमक्यूएम आज हुकूमत की इत्तेहादी है और हुकूमत के खिलाफ शाकी भी है, हुकूमत से गिले शिकवे भी है। वो अवामी इशूज की बात भी करते हैं, वो कराची के इशूज से भी कहते हैं, वो हुकूमत को भी कहते हैं डिलीवर नहीं किया, महंगाई है, बेरोजगारी है। ये सारी बातें करने के बाद डिपेंड तो करता है, जब तक वो फैसला नहीं करते। लेकिन देखिए ठीक है, फैसला क्या आता है। ठीक है। इमरान खान साहब ने तो आज पूरे कौम के सामने बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस रख दिए हैं, तो आप लोगों की तरफ से सरप्राइज कब देखने को मिलेगा? जिस दिन वोटिंग होगी तब कोई सरप्राइज मिलेगा या उसके बाद कोई हमें सरप्राइज देखने को मिलेगा? क्या सरप्राइज रखा है उन्होंने कौम के सामने? परवेज इलाही साहब का काफिले का बहुत बड़ा सरप्राइज था कायरा साहब। मुझे हैरानगी है कि आप मीडिया के लिए वो क्या सरप्राइज, अगर हुकूमत के इत्तेहादी एक इत्तेहादी अपना एक मेंबर छोड़ के और 4 मेंबरों को लेके जाके हुकूमत से राजी हो गया, तो इसमें सरप्राइज क्या है? क्या उन्होंने अपोजिशन की कोई जमात के साथ ज्वाइन करा दी है? क्या किया? क्योंकि अगर काफ लीग आपके साथ मिलती तो उसके जामिन तो जरदारी साहब थे, ये सबको पता है। तो बात की बात है ना, अगर मिलती बात, ये सरप्राइज क्या हुआ? सरप्राइज तो ये होता कि वो हमारे साथ मिल जाते, वो नहीं मिले, इसमें सरप्राइज कौन सा है? वो तो ऑलरेडी हुकूमत के इत्तेहादी है। ठीक है, पंजाब के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? उस्मान बुज़दार साहब ने तो रिजाइन कर दिया या रिजाइन उनसे ले लिया गया, अब पंजाब में आप लोग क्या करेंगे? देखिए पहली बात तो यह है कि वजीर आजम साहब के वो सारे दावे जिस तरह माजी में करते रहे, उन दावों में से आज भी आपके सामने आ गया। वो कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं किसी का सकूंगा नहीं, मैं किसी के सामने ये नहीं करूंगा। आज वो हर दर पे जाके हाजिरियां दे रहे हैं, सारे मुतालबात मान रहे हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं जो कहते थे मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा। तो अब वो इक़्तिदार के लिए भीख मांगने पे आ गए हैं। चले, उनका हक है, कोशिश करनी चाहिए उनको।
लेकिन इसके बावजूद बचेंगे नहीं। ठीक है सर, एक सियासतदान की हैसियत से आपसे सवाल कर रही हूँ कि एक सियासतदान की हैसियत से आप उसका जवाब दीजिएगा, ना कि एक पार्टी के वर्कर या पार्टी के अपनी जो आपकी एफिलिएशन है उसके हवाले से दीजिएगा। इमरान खान साहब ने, जिस तरह से आपने भी इत्तेहादियों की बात की, इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों के जितने भी मुतालबात थे वो तकरीबन मुतालबात उनके मान लिए हैं, तस्लीम कर लिए हैं, चाहे वो काफली हो, MQM के साथ भी बातचीत उनकी चल रही है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है? जो ओहदा मांगा गया उनकी झोली में डाल दिया गया, तो हुकूमत नहीं कमज़ोर हो गई इस पर? खान साहब के तो सारे दावे हरे मतलब फारिग हो गए ना जी, उनके क्लेम्स तो सारे खत्म हो गए। अब तो बात यह है कि वो जो दावे करते फिर रहे थे उस वक्त वो चला सके, आज वो हुकूमत क्या चलाएंगे। लेकिन आप जिसको समझ रहे हैं कि काबली के उधर चले जाने कोई खान साहब के खिलाफ होने वाला जो एक अपोजिशन का एक कोशिश है ये खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जमा खातर रखिए कि इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब की अपनी जमात के और उनके इत्तेहादियों के 20 से ज़ायद लोग आज भी हमारे साथ बैठे हैं MQM को छोड़ के। सही, ठीक है ठीक है। कायरा साहब, अभी काफिले के साथ क्या आप मामलात को दोबारा से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अभी तक की खबरें यही हैं कि शायद चौधरी शुजात साहब के परवेज़ इलाही साहब के दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो गई इस बात को लेकर कि वज़ारत आला कबूल करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। आप बात बढ़ाएंगे उनके साथ? मैं कुछ कह नहीं सकता जी इसके बारे में, मेरे पास तो कोई अभी खबर है। लेकिन एक बात बहरहाल है कि काफिले ने और चौधरी साहबान ने जिस तरह सारी चीजों को उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एतराजात भी किए, हुकूमत की नाकामियां भी गिनवाई, अपने साथ ज्यादतियां भी गिनवाई, और फिर जाके अपना वजन बढ़ा के और हुकूमत के पलड़े में अपना वजन डाल के अगर चीफ मिनिस्टरशिप ली है, अगर उनको मिल भी जाए, पहले तो ये एक लंबा सफर है, एक लंबा सफर है ना बिटवीन कप एंड द लिफ्ट, तो मिल भी जाए तो क्या यही उनका वतीरा है? शायद इस पर चौधरी शुजात साहब की नाराजगी वजह है। सही है, ठीक है। कायरा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था कि चाहे काफ लीग ने उनकी वजारत कबूल कर ली है, वजारत आला के लिए हामी भर ली है, मगर काफ लीग को अपने साथ मिलाने के लिए या उन्हें मनाने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। कुछ बताएंगे कि किन ऑप्शंस के ऊपर आप लोग गौर कर रहे हैं? वो तो मौलाना ही बता सकते हैं जिन्होंने ये बात कही है। मैंने तो पहले गुजारिश की कि मेरे पास ना इसका ऑप्शन है कोई, और ना ही मैं इससे आगाह हूँ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े जीरक आदमी है, वो देखें क्या रास्ता निकालते हैं। चलिए ठीक है, बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, ये सरबरा पिलडैट हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इनसे बात करेंगे। सर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम मुकाबिल में, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जो मौजूदा सियासत की पेचीदगियाँ हैं उसके ऊपर तो मैं तफसील से आपके साथ बात करूंगी, मगर आपको नहीं लगता सर कि हालिया सियासत हमारी किस तरफ जा रही है? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। कमज़ोर होना तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। कमज़ोरियाँ तो रफ़ा हो जाती हैं, वो चीज़ें ताकतवर भी हो जाती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बेअसूल सी सियासत हो गई है। यहाँ पे सिर्फ सुबह को आप किसी एक से मिलते हैं और उसका साथ देने की कोशिश करते हैं, शाम को किसी और तरफ चले जाते हैं, और मामला सिर्फ वजारतों का होता है, ओहदों का होता है। कोई पॉलिसी, कोई आइडियोलॉजी, कोई आप के सामने मुल्क व कौम का मफाद, ये चीज़ें नहीं हैं। तो इस सारी चीज़ से लोग बहुत बददिल होंगे, मुतनफ़िर होंगे। आम लोग जो सियासत पे पहले ही वोट देने के लिए नहीं आते, अब मेरे ख़्याल में और भी ज़्यादा बददिल हो जाएंगे, और ये सारी सूरत हाल एक हमें इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी और अनसर्टनिटी की तरफ ले जाएगी, यानी बेयकीनी होगी और अदम इस्तेहकाम होगा। क्योंकि अब ये रिवाज अगर शुरू हो गया है तो फिर कल को जो भी हुकूमत बनेगी उस पर भी दूसरे लोग यही काम करेंगे। हमने इस तरह का अदम इस्तेहकाम एक तवील अरसे से नहीं देखा था। 1989 में हुआ या फिर 2006 में हुआ, लेकिन अब ये इतने तवील अरसे के बाद ये कामयाब अगर कोशिश होती है तो आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई यकीन नहीं कह सकता कि कोई हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर पाएगी।
सही है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक आम वोटर जो है या एक आम शख्स जो है पाकिस्तान का, उसकी सोच बड़ी मुतासिर हो रही है। कभी हाँ करते हैं लोग, कभी ना करते हैं। मुझे सर ये बताइएगा कि क्या जलसे हो जाना या रैलियों का निकल आना, सड़क पे लोगों का इज्तिमा कर लेना, उन्हें इकट्ठा कर लेना, क्या ये गमाज होता है इस बात का कि कोई जमात कितनी पॉपुलर है? एक हद तक तो होता है, एक हद तक होता है। यानी ये लोगों के जिससे कहते हैं ना जज्बात, उसका इजहार होता है। उससे पता चलता है किस पार्टी के अंदर कितनी जान है लोगों को मोबिलाइज करने की, कितने लोग पुरजोश है उसकी बातें सुनने के लिए, कितने उसके हामी हैं। लेकिन ये फैसले करने के लिए नहीं होता, ये जज्बात के इजहार के लिए होते हैं। जलसे फैसले करने के लिए उसके अपने फोरम है, वो हमारी अदालतें हैं, हमारी पार्लियामेंट है, हमारी काबीना है, ये वो जगह हैं जहाँ फैसले होते हैं। जज्बात के इजहार का फोरम अलबत्ता अवामी होता है, और वो जलसे हैं, जुलूस हैं, उनमें फैसले नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते इतने लोग आ गए, क्योंकि ना उनको गिना जा सकता है, ना उनकी राय ली जा सकती है। ये तो मैंने ऐसे कहा कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड इजहार जज्बात है। ठीक है, ठीक है। अभी आपने ये जो बात की है अहमद बिलाल साहब, ज़मीर के हवाले से आजकल जितने भी हमारे मुनहरिफ अरकान हैं या हमारी सियासी जमातें हैं, उनके अंदर से जो एक बात सबसे ज़्यादा सुनने में मिल रही है वो ये है कि जी हम अपनी ज़मीर की आवाज़ के हिसाब से सियासत कर रहे हैं, या ज़मीर के आवाज़ के मुताबिक हम अपना फ़ैसला करेंगे। ये बात आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मुबैना तौर पर या तो माली मुफाद का मामला होता है या फिर इक़्तिदार की हवस होती है। सियासत में उसूलन ज़मीर की आवाज़ होती क्या है? देखिए, मैं ये रूल आउट नहीं करता कि कुछ लोगों को वाकई ज़मीर की आवाज़ ने तंग किया हो और उसकी बुनियाद पे वो फैसले कर रहे हों। लेकिन देखिए, जो इक़्तिदार की जिसे आप हवस कह रही हैं, वो हकीकतन कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। लोग सियासत में आते क्यों हैं? वो इक़्तिदार के लिए आते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि इक़्तिदार के लिए आप अगर कुछ अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दें, बुनियादी कानून को तोड़ें, कोई आप लालच करें, कुछ पैसे ले लें, किसी से कोई प्लॉट ले लें, कोई और माली मनफियत कर लें, वो गलत बात है। लेकिन अगर आपको ये नज़र आता है कि कल को ये पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकेगी और अब मुझे स्विच करके किसी और पार्टी की तरफ चले जाना चाहिए और वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन ये है कि अगर आप पार्टी छोड़ दें और फिर बैठे भी रहें, ये बुरी बात है, ये आप असूलों की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अगर आप आइंदा इलेक्शन के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई इतनी गलत बात नहीं है वो। ठीक है, इलेक्शंस की जो आपने बात की है, इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे या जब इन्होंने अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया था, जो बातें करते रहे उसके ऊपर इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से बात करती है। ये सिर्फ इमरान खान साहब तक नहीं था, ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन की शफाफियत की बात करती हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बात करते हैं, आइनी इस्लाहात के हवाले से बात करते हैं। मगर जो मौजूदा माहौल है इसमें तो कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन की शफाफियत के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हों। देखिए, इलेक्शन की शफाफियत के लिए हमें को मज़ीद कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत दानादाना राय यह है कि हमारे पास जितने कानून और जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो बहुत काफ़ी हैं हमारे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए। असल मसला उनके ऊपर अमल दरामद का है, उनकी एनफोर्समेंट का है। कानून होते हैं, हमारा बहुत अच्छा दस्तूर है, हमारे बहुत अच्छे कवानीन हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन बामी सलाह मशवरे से बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद ना होना ये असल प्रॉब्लम है। और अगर ये इस दफ़ा अमल दरामद कर लेते हैं तो हकीकत ये है कि किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। ये मौजूदा कवानीन काफ़ी हैं, उनके ऊपर अमल दरामद कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा मुल्क को, कौम के लिए। सही है। सर, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, इलेक्शन कमीशन हम सब जानते हैं कि आज़ाद आईनी इदारा है और इलेक्शन के मामलात को बड़ा करीब से देख रहा होता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब मुल्क का मौजूदा वज़ीर आज़म ये इल्ज़ाम लगा दे, बहम इसे इल्ज़ाम ही करार दिया जा सकता है कि वो किसी और जमात का अलाकार है या किसी और जमात से उसको मुंसलिक कर दिया जाता है। इस किस्म के जो बयानात हैं वो हमारे आईनी इदारों की शफाफियत को, उनकी कारकर्दगी को और आवाम का जो भरोसा इन इदारों के ऊपर होता है कितना मुतासिर करते हैं? बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बात इंतहाई अफसोसनाक है। ये किसी पॉलिटिकल छोटे लेवल के लीडर को भी ज़ेब नहीं देती, और कुजा ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह की तरफ से ये बात आए तो ये इंतहाई गलत बात है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ही तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम प्रपोज़ किया हुआ है। बाहमी मशवरे और इत्तफाक राय से इलेक्शन कमीशन के मेंबर बने हैं। अब अगर आपके पास कोई नई शहादत आ गई है,
कोई नया सबूत हाथ लग गया है तो फिर वो बताइए, फिर आप उसके लिए तरीक़ेकार है हमारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरह से, आप उसको इनिशिएट करें। आप वज़ीर आज़म हैं, आप पास सबूत है वो पेश कीजिए ताकि उनको फ़ौरन हटा दिया जाए। लेकिन इस तरह से खाली इल्ज़ाम लगा देना और उसको प्रेशर डालने की कोशिश करना और ये सोचना कि उसके ज़रिए से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करा लिए जाएँ, ये बहुत गलत तरीक़ेकार है। और यही सज़ा है जो उनको इस वक्त मिल रही है कि उसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त जो रिएक्शन है और जो अदम एतमाद की जो एक फ़िज़ा है वो इस वजह से है। अगर वो असूलों के ऊपर डटे रहते तो कोई लोग भी अगर उनके ख़िलाफ़ होते तो उससे फ़र्क ना पड़ता, उनका वक़ार और उसका मकाम अपनी जगह पे कायम रहता। सही है सर। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, ख़ासतौर पे उन अरकान से जो कि मौजूदा हुकूमत से अपने आप को अलग कर रहे हैं, इत्तेहादी जो अपने आप को दूर कर रहे हैं, वो अरकान जो अपने आप को समझते हैं कि अपने ज़मीर की आवाज़ के हिसाब से उन्हें अपना वोट कास्ट करना होगा। तो मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली ये पूरा जो मामला होता है हॉर्स ट्रेडिंग का, इसको रोकने के लिए कौन सा कानून है, इसका तरीक़ेकार क्या है? इल्ज़ाम लगा देना काफ़ी है या फिर उसके सबूत भी आवाम के सामने आना ज़रूरी है? ये सबूत अवाम के सामने भी आना ज़रूरी है, लेकिन सबूत उन इदारों के सामने आना ज़रूरी है जो इस बारे में जज़ा और सज़ा के ज़िम्मेदार हैं। मसलन ये कि अगर किसी के ऊपर ये पैसे लेके कोई वोट देने का इल्ज़ाम है और वो साबित हो जाता है तो वो शख्स फिर मेंबर नहीं रह सकता। लेकिन आपको इसके ऊपर फैसला जाके साबित करना पड़ेगा पहले इलेक्शन कमीशन में, और अगर उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पे अपील होती है तो सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, ऐसी शहादतें मौजूद हैं, तो आप देर ना कीजिए, फिर जाके उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, इलेक्शन कमीशन के सामने लाइए ताकि उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो। और अगर ऐसी बातें नहीं हैं और आप महज इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने के मुतरादिफ होगा, जो इंतहाई गलत बात है। ठीक है। अहमद बिलाल साहब, आर्टिकल 63A इसकी तशरीह के लिए अदालती मुआवनत तलब की है हुकूमत ने। आप इस पूरे मामले को, इस सदारती रेफरेंस को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? बेसिकली कि क्या फैसला मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है इस आर्टिकल की तशरीह करते हुए? देखिए, मैं तो एक आम आदमी हूँ और मैं 63A को जितनी बार भी मैंने पढ़ा है, मैंने तो उसको बहुत वाज़े और बड़ा क्लियर पाया है। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई इबहम है। वो इतना वाज़े है कि उसको जो भी शख्स पढ़ लेगा, उर्दू में पढ़ ले, अंग्रेज़ी में पढ़ ले, वो बिल्कुल वाज़े है। और वो यही बताता है कि एक शख्स जो कि अपनी पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट देता है, उन चंद वाज़े लिस्टेड चीज़ों के अंदर 3-4 चीज़ें जो बयान की गई हैं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई का तरीक़ेकार भी बता दिया गया है। ये कहीं नहीं कहा गया कि उनको वोट नहीं दिया जाएगा, उनका वोट काउंट नहीं होगा, और उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी उसका तरीक़ेकार भी बड़ा वाज़े लिख दिया गया है। वो पार्टी का सरबराह करेगा, पार्टी का सरबराह लिखेगा स्पीकर को, स्पीकर पर उसे फॉरवर्ड करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे, वहाँ उसकी समाअत होगी। समाअत के बाद वो फैसला करेंगे कि ये जो पार्टी सरबराह का फैसला है, डिक्लेरेशन है, वो दुरुस्त है या नहीं है। सही। और ये डिक्लेरेशन हो जाएगा तो फिर उस शख्स की रुकनियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके ख़िलाफ़ वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर आखिरी फ़ैसला करेगा। तो ये तरीक़ेकार इतना वाज़े है कि मुझे समझ में नहीं आती कि इसको हुकूमत को ये रेफरेंस भेजने की ज़रूरत क्या थी। सही। और ये रेफरेंस को इतना तूल देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल अदालत उज़्मा है, उसको सब चीज़ें हमसे ज़्यादा पता है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेगी। क्योंकि ये रेफरेंस जब पेश किया जाता है तो मुझे ये लगता है कि इससे कुछ सियासी मकासद हासिल करना भी हुकूमत के पेश नज़र हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये धमकी लगेगी, फिर ये खौफ होगा मेंबर्स को कि उनको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो उनका फिर रवैया कुछ और होगा। और अगर ये सिर्फ डी-सीट करने का मामला होता तो उनका रवैया कुछ और होता। तो यूँ एक सियासी फ़ायदा उठाना मतलूब है, और उम्मीद करना चाहिए कि अदालत उज़्मा अगर वोटिंग से पहले फैसला दे दें तो ये सारा मामला बहुत ऐसे तरीके के साथ निपट जाएगा। ठीक है सर, मुझे ये भी बताइएगा कि उस्मान बुज़दार साहब के अगेंस्ट जो है तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, फिर उनका रेजिग्नेशन सामने आ गया, परवेज़ इलाही साहब को नामजद कर दिया इमरान खान साहब ने, और अब आप सूरत हाल को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर माजी के हवालों को सामने रखते हुए? ये सूरत हाल देखिए, चूँकि जब असूली की सियासत शुरू हो जाए
जब आपके सामने ना कोई आइडियोलॉजी हो, ना कोई असूल हो, ना कोई बड़ा मकसद हो और आपके सामने मफादात हों, तो फिर ये कहीं भी जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। आप अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं और कोई अपना इक़्तिदार और मफादात हासिल करने के लिए कुछ भी ले सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि इसके नतीजे में अवाम का, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो एतमाद जो इलेक्टोरल सिस्टम पे, अपने मुंतखब नुमाइंदों पे, अपने इदारों पे, पार्लियामेंट जैसे इदारों पे, वो बहुत मुतज़लज़ल हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा और हो सकता है वो इतने बददिल हो जाएं कि आइंदा इंतखाबात में वोट डालने के लिए भी ना आए। सही है, ठीक है सर। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। अमूमन ये तासुर दिया जाता है कि 70s के इलेक्शन के बाद कोई भी इलेक्शन शफाफ नहीं हो सका, इसके क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि वक्त गुजरने के साथ कोई एक आम शख्स हो, इदारा हो या कोई सिस्टम हो, वक्त गुजरने के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, उसकी ग्रूमिंग होती है, शफाफियत उसमें आती है। तो इलेक्शन का जो हमारा मामला है पाकिस्तान का, तो वो उस तरह से शफाफ क्यों नहीं हो सका? देखिए, सारे इलेक्शन ख़राब नहीं थे, कुछ इलेक्शन ठीक भी थे। मिसाल के तौर से मैं ये समझता हूँ दयानतदारी से कि 2013 का इंतखाब निस्बतन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ था और उसकी एक वजह यह भी है कि उसके ऊपर जब इल्ज़ामात लगाए गए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जो कमीशन बना, उस कमीशन ने फिर इस बात की फैसला दिया कि वाकई ये इलेक्शन जो थे, इसके अंदर कई बेज़ाब्तगियाँ इधर उधर मौजूद थी, लेकिन उसके नतीजे में टोटल जो डिसीजन था, फैसला था अवाम का, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फैसला वही होता जो उस पर आया, तो इसलिए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी थे। लेकिन बाकी इलेक्शंस में मदाखलत हुई, ताकतवर हलकों की तरफ से मदाखलत हुई, जहाँ जहाँ कोई लोग मजबूत थे उन्होंने वहाँ पे यकबाल बनाया पोलिंग स्टाफ को, रिटर्निंग ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ को सही नताइज नहीं पहुँचने दिए गए। तो बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात को डट के इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप को असर्ट करना चाहिए, क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारी सही इलेक्शन कराने की उसकी ज़िम्मे है। बाकी इदारे उसकी हिमायत करने की, उसकी मदद करने के पाबंद हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ये महसूस करे कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहा, तो फिर उनको बैठे रहने के बजाय खुल्लम खुल्ला आवाम के सामने बता के इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन ये कबूल नहीं करना चाहिए कि इंतखाबात को मैनिपुलेट किया जा रहा हो, वो चुप करके बैठे रहें। सही, ठीक है। बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।